आमना सामना, एक खास मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया हो। मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से, जानेंगे उनके अनसुने, अनकहे और अनदेखे पहलुओं को उन्हीं की जुबानी। जानेंगे उनके संघर्ष और सफलता के किस्सों को, करेंगे उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें। होगा सवालों का बौछार, चलेगा आरोप प्रत्यारोप का दौर। आमना सामना में सिर्फ राष्ट्रवाद न्यूज पर। शंकर झा, जिनका जन्म 13 नवंबर 1988 को बिहार के दरभंगा में हुआ था, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर 2007 में वो अपने सपने को पूरा करने के लिए सपनों की नगरी मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने मार्केटिंग का जॉब शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी समझ में आया कि जॉब से उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। उसके बाद उन्होंने 2008 में झा होम्स प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट कंपनी की शुरुआत की। आज झा होम्स प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट इंडस्ट्री में किसी नाम का मोहताज नहीं है। शंकर झा ने एक समाज सेवक के रूप में भी अलग पहचान बनाई है। लॉकडाउन के दौरान विरार से लेकर सेंटा क्रूज तक शंकर झा ने जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया। मीरा भाईंदर में शंकर झा और जीवन धारा संघ के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता था। चाहे बिहार की ट्रेन में जाने वाले यात्री हों या ट्रक और बसों से जाने वाले यात्री, सभी को उन्होंने फूड पैकेट और पानी की व्यवस्था की। आज समाज को शंकर झा जैसे लोगों की जरूरत है, जो राजनीति से परे होकर निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं। नमस्कार, मैं पीयूष सिंह राष्ट्रवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आमना सामना में आज एक बार फिर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिन्होंने बिहार के दरभंगा से अपने जीवन की शुरुआत की और मीरा भाईंदर, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, उसको अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने झा होम्स जैसे रियल एस्टेट ब्रांड को मुंबई और मीरा भाईंदर में खड़ा किया। वो उन्होंने अपने समाज सेवक के रूप में एक अलग ही पहचान बनाई है। उनका नाम है शंकर झा। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ अनकही, अनसुनी और अनदेखी बातें। नमस्कार शंकर झा जी। नमस्कार। आपने मुंबई को या मीरा भाईंदर को ही अपनी कर्मभूमि क्यों बनाया? भारत में बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं, खुद आपका बिहार में इतने अच्छे अच्छे शहर हैं जिनका इतिहास रहा हुआ है, तो आपने मुंबई को ही क्यों चुना? नहीं, ये हमेशा से सबका ड्रीम शहर रहता है मुंबई की। हम मुंबई जाए, अपना कर्मभूमि बनाए, कुछ काम करें और मुंबई में रहे, जिए, इस लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट करें। हमारा भी शौक था इस ड्रीम सिटी में आने का और अपना कर्मभूमि बनाने का, और माता रानी की दया से हम आए और धीरे धीरे जैसे जैसा आशीर्वाद मिला उनका, वैसे वैसे स्टेबल करते गए और आज ठीक ठाक हम काम कर रहे हैं मुंबई में, और आगे और भी करते रहेंगे और बेहतरीन। अच्छा, कहीं न कहीं ये हमारी सोच जो है, यही सोच कहीं न कहीं यूपी, बिहार या उत्तर भारत को पीछे तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। एक तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं किसी को मिल पाता है जो उन्हें चाहिए काम करने के, जो एक मौका चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से दूसरे मेट्रो सिटी में लोगों को जाना पड़ता है। इसमें मुंबई एक अच्छी सिटी में और हर किसी का ड्रीम रहता है कि मुंबई में जाके काम करें, वैसे हम लोग सोच के आते हैं। और हर कोई कहीं ना कहीं आज जहाँ उनकी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ उनको काम करने का मौका मिलता है, वहाँ जाके वो काम करते हैं। वैसे कोई ये नहीं है कि बिहार को पीछे छोड़ने का रीज़न ये है, और कल हो के बिहार में भी किसी को मौका मिलेगा तो वो करेगा वहाँ पे। अच्छा, एक सवाल है कि आज आप उस पोजीशन पे हो जहाँ पे आप बिहार के लिए कुछ कर सकते हो, वहाँ के नौजवानों के लिए, तो आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो बिहार के लिए जहाँ पे आप बिहार में इस ब्रांड को ले जाके इस्टेब्लिश करें, वहाँ के लोगों को कुछ जॉब दें, क्योंकि आप उस तरीके से कर सकते हो, आज वो पोजीशन पे आप पहुँच चुके हो। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा कोई पैसिफिक नहीं है कि हम बिहार में जाके करें। आज पहले हम यहाँ स्टेबल कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, और जितना हम स्टेबल हुए हैं अभी, उससे कई ज़्यादा और हमें मतलब मजबूत होने की ज़रूरत है। भगवान ने अगर चाहा, मौका दिया, तो हम 100% बिहार में भी करेंगे या दूसरे स्टेट में भी करेंगे, और युवाओं को मौका मिलना चाहिए, वो किसी भी स्टेट का हो। तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर हम ये एक जॉब क्रिएट करें। समाज सेवा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो आपके दिमाग में समाज सेवा का धुन कब सवार हुआ और शुरुआत कैसे की आपने? पहला काम जो समाज सेवा का होता है, शुरुआत कब किया आपने? देखिए, ऐसा कोई किसी को भी समाज सेवा करने के लिए कोई
धुन की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे, जहाँ से चाहे, जिस लेवल से हो वो समाज सेवा कर सकता है, बशर्ते एक इरादा होना चाहिए समाज सेवा का। लोग आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे प्रोपेगेंडा के क्रिएट करते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हम इस तरीके के, हम राजनीति वाले, हम पॉलिटिशियन हैं, हम समाज सेवा करते हैं। आप अगर देखेंगे कि समाज सेवा को एक्चुअल ज़रूरत किसको है? जो नीडी है, जिसे ज़रूरत है दूसरे के सपोर्ट की, अगर उसे सपोर्ट मिल जाए उसे तो समाज सेवा कहते हैं। आज कोरोना जैसे महामारी में क्या सिचुएशन हुआ था, कोई भी मेट्रो सिटी का हम सबको पता है। हर कोई अपने स्टेट को, अपने गांव को जाने के लिए तरस रहे थे, मजदूर हो या कम इनकम वाले लोग हो या ठेला वाले हो या फिर जो सब्जी भाजी बेचने वाले हो, जिनके कम इनकम थे वो सब परेशान थे। लेकिन एक भी राजनेता उस टाइम में किसी के सपोर्ट में नहीं आया। आप जितने भी बातें देखोगे सबको, सब बोलेगा कि हम समाज सेवी हैं, हम पॉलिटिशियन, हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं। बट मीरा भाईंदर में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 हज़ार स्टील इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पे है और करीबन 1.5 लाख मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा एक भी राजनेता को मैंने नहीं देखा कि वो स्टील इंडस्ट्री के मजदूरों के लिए सपोर्ट करे या ऐसे लो इनकम वाले को बाहर निकल के आए हो। हाँ, इसमें बहुत सारे संस्थाएं थे जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किए और जैसे जैसे कोरोना भागता गया वैसे वैसे लोग सपोर्ट के लिए बाहर आए। ऐसा लगा मुझे राजनेताओं को। बाकी संस्था वाले ने बहुत ज़्यादा जैन लोगों की ट्रस्ट था और भी अदर लोगों का ट्रस्ट था, राधा कृष्ण वाले के थे। ऐसा कई सारे लोगों ने ऐसे आए बाहर और लोगों को खाना खिलाया, बहुत ही अच्छी बात है। और MBMC से जो हो पाया, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, हम सबको पता है, लेकिन जितना हो पाया उन्हें भी वो भी आया था सपोर्ट करने के लिए और सपोर्ट किया। तो हम उम्मीद करते जो ये बड़ी बड़ी बातें करता है वो सच में समाज सेवा एक बार करे, सिर्फ बातें ना बनाए। समाज सेवा का नाम आया, आपने बहुत सारी संस्थाओं का नाम लिया, आप खुद भी मार्केट में निकल के लोगों तक पहुंच रहे थे, लोगों को विरार से लेके सेंटा क्रूज तक आपने राशन बांटा है, खुद आपका यहाँ पे खाना बंट रहा था जीवन धारा संघ के थ्रू, आप उसके राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हो। तो कब लगा कि नहीं, अब लोगों को, आपके दिमाग में खाना बांटने का सिस्टम कब लगा कि नहीं अब खाना बांटना चाहिए? राशन तो बहुत बांट लिया। जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद कई सारे फ़ोन कॉल्स आए मेरे पास कि सर हमारे पास में राशन नहीं है। तो हमने पहले राशन डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया कि लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाएं। जब लगा मुझे कि नहीं, राशन के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को आ रहे हैं, जहाँ पे 100, 200, 400 लेबर लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे राशन बना को पकाने के लिए, मतलब जो और भी चीज़ें की ज़रूरत थी, गैस की या इस तरीके के, वो उन लोगों के लिए नहीं हो पा रहा है प्रोविज़न। फिर हम लोगों ने खाना पकाना चालू किया और सुबह शाम हर दिन कंटिन्यू 74 डेज 74 दिन हमने भंडारा किया। और हमने किसी के लिए नहीं किया, हमने कोई समाज सेवा, हम अपना दिल के लिए किया, जो हमें अच्छा लगा वो हमने किया और हमें सुकून मिला वो चीज़ काम करने का। और ऊपर वाले ने चाहा तो हम हमेशा, ऐसा कभी भी ऐसे आपदा ना आए। मैं हमेशा भगवान से दुआ करूँगा, माता रानी से दुआ करूँगा कि ऐसी आपदा फिर वापस कभी ना आए। लेकिन ऐसा कभी भी किसी का तकलीफ होगा तो मैं उस टाइम ऐसे ही दिल से काम करूँगा और करते रहूँगा। अच्छा, बीच में जब मजदूर भाग रहे थे डर से और कुछ ऐसा उनके दिमाग में था कि कोरोना नहीं जाएगा, हम यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, तो उनको एक वर्ड दिया गया, प्रवासी मजदूर। क्या वो सच में अपने ही देश में प्रवासी हैं? इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्मूथली हम अपना काम करें, बट सिचुएशन अभी ऐसा है कि पॉलिटिशियन आज के डेट में सिर्फ यही रह गए। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बटोरना, ना कि किसी को ज़मीनी लेवल पे कोई हकीकत काम करने का ना कोई करना चाहता है। जो मजदूर लोगों की जो हालातें हुई, किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए उसका बहुत बड़ा बेस होता है मजदूर को। लेकिन आज मजदूर को जो हालत हुई है हमारे, भले दिल्ली से हो या मुंबई से हो या जितने मेट्रो सिटी से हो, वो बहुत ही दयनीय हुआ है। बातें तो सबने बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये फंड आया, स्टेट गवर्नमेंट से ये फंड आया, MBMC से ये फंड आया। बट सिचुएशन ये था कि हम लोगों ने जब स्टार्टिंग के पीरियड थे
पहले बोला है कि बस से हम प्रोविज़न करके मज़दूर को अपने गांव को भेजेंगे, लेकिन वो बस फेलियर हो गया, कहीं पे बस चालू भी नहीं हुआ। फिर लगा कि मज़दूर को हम ट्रेन से भेजेंगे, बट ट्रेन का भी प्रोविज़न नहीं हो पा रहा था। लास्ट में जब हम 1 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट का जब आया था नोटिफिकेशन, तब से लेकर के और 12 तारीख तक, 12 मई तक यहाँ से मेरा भाईंदर से तो कोई ऐसा ट्रेन नहीं खुले। बाद में एक एक करके लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम टेकिंग। तब तक मज़दूर लोग पैदल निकल गए, ट्रक से निकल गए। जब सब चले गए तब फिर वापस ट्रेन ट्रैक पे आ गया, ट्रेन चलना चालू हो गया। तो सिचुएशन ये है, हमारे पॉलिटिशियन की काम तो सब हो जाता है, लेकिन बाद में बराबर आने के बाद क्रेडिट ले लेते हैं, और जब ज़रूरत रहता है तो फिर कोई खड़े नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं कि पॉलिटिक्स काम नहीं करते हैं, काम समाज सेवी संस्थाएं करती हैं, और कुछ दिन बाद वो बाहर निकलते हैं और उस चीज का क्रेडिट ले लेते हैं, तो जनता को किस तरह ये समझाना पड़ेगा कि भाई आपके लिए काम समाज सेवी संस्थाओं ने किया है, ना कि पॉलिटिशियंस ने? देखिए, जनता के लिए बहुत ही क्लियरिटी है, और जनता तो सब समझते ही नहीं है और जानते भी है कि कैसा सिचुएशन है और किसके साथ क्या क्या बीता है आज के डेट में। कितने साले सैलरीड लोग थे जिनकी सैलरी कम हो गई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ EMI एक्सटेंड कर दिया गया। EMI का भी जो बर्डन था, जो इंटरेस्ट का, वो और ऊपर उसका बर्डन क्रिएट हो गया। जो मज़दूर लोग थे वो तो ऐसे ही बेचारे परेशान होकर चले गए। जो पॉलिटिशियन है, हम बस एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं कि आज हम नगर सेवक का चुनाव होता है तो हर एक अपना एक बजट लेके चलता है। MLA के चुनाव होता है तो एक बजट लेके चलता है। काश वो बजट सच में समाज सेवा में खर्चा कर देता तो उनको इलेक्शन खर्चा करने के लिए ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता। जो ज़रूरत के टाइम पर खर्चा कर दे और शरीर से अगर खड़े रहें तो उनको ऐसी नौबत नहीं आई कि एक बजट लेके चलना पड़ेगा MPC के चुनाव में या MLA के चुनाव में। बट ऐसा ना कोई करना चाहता है और ना किसी करने का इरादा है, क्योंकि अभी आप लोगों ने सबको देखा है कि क्या क्या किसने किया। मैं बस रिक्वेस्ट यही करूँगा, सच में जो समाज सेवा करने का इरादा रखता हूँ उसे सपोर्ट करें और उसे आगे बढ़ाएं, जो आने वाले कल में हमारे लिए खड़ा रहेगा। अब आते हैं आपकी जन्मभूमि की तरफ, बिहार की तरफ। बिहार का चुनाव, दरभंगा जो मिथिलांचल का जान है, दरभंगा जैसा शहरी क्षेत्र, आपके सामने दो दिग्गज उम्मीदवार, संजय सरावगी और अमरनाथ नाम, एक भाजपा से एक RJD से। भाजपा भी आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, और RJD ने भी बिहार में अपना 15-20 साल तक का परचम लहराया है। क्या लगा जब आप उनके सामने गए, जब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का सोचा, तो क्या लग रहा था, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? देखिए, छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता ना। मैं अभी मानता हूँ, ये सब चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि वो छोटा है वो बड़ा है, और ना मैं किसी से बड़ा हूँ ना मैं किसी से छोटा हूँ, दोनों चीज़ें। हाँ, अपनी जो एफर्ट्स हैं वो हमें 100% देना है, उसमें हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। रिजल्ट भले जैसा भी आए, लेकिन हम जो काम करने के लिए जाएँ, क्या हम उससे सेटिस्फाई है नहीं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं जो गया था इलेक्शन लड़ने के लिए, मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत एक्सपीरियंस आया, और आगे चल के इन फ्यूचर हमें वो बहुत सपोर्ट करेगा, मुझे मौका देगा अच्छा, और काम करने को सिखाएगा। यही उम्मीद से हम लड़े और यही हमको मिला। तीसरे नंबर के आप कैंडिडेट रहे वहाँ पे, वोट तो छोड़िए, लेकिन उस जैसे क्षेत्र में तीसरे नंबर पे आना अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, जिसका कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ना रहा हो। तो जनता का प्यार तो जाहिर सी बात है आपको मिला, लेकिन जब आप यहाँ से मुंबई से गए, उस समय बिहार में बाढ़ का माहौल था, बाढ़ आई थी, सब आपको देख रहे थे, आप घुटने भर पानी में पैदल जा के लोगों को नाव पे राशन बांट रहे थे। वो एक एक्सपीरियंस, कोरोना का एक्सपीरियंस तो अलग था, लेकिन जो आपकी जन्मभूमि है, जहाँ पे आप लोगों को देखा है, बचपन से देखा, उन लोगों को इस तरह के से दयनीय दशा में देखने के बाद क्या आपको लगा? लास्ट मार्च से मैंने अभी करीबन 24-25 मार्च से स्टार्ट किया था ऐसा सोशल वर्क करना, जो मतलब सुबह से शाम तक यही कर रहा था, राशन बांटना, खाना खिलाना। और मैंने सितंबर एंड तक यही किया, सिर्फ बाढ़ में, कोरोना में जो परेशान है लोग हैं, उधर जाना, उधर से राशन या डिस्ट्रीब्यूट करना, या जो हम सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करके आने का। सच में आज भी बिहार बहुत पीछे है, इसमें नो डाउट। और बीजेपी गवर्नमेंट हो या वहाँ पे NDA की सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, मैं बस तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पे जॉब क्रिएट करें।
बिना जॉब का कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है वहाँ पे। मैं फिर से पहले क्वेश्चन पे आता हूँ जो मैंने पूछा था। आप जैसे लोग बिहार में जॉब क्रिएशन का काम कर सकते हैं, तो कब शुरुआत करेंगे उसका? देखिए, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्टम का सपोर्ट की ज़रूरत है। एक सिस्टम वे में काम करना पड़ेगा, तभी जाके कोई भी बिजनेसमैन हो, छोटा या बड़ा, अपना इंडस्ट्री या अपना रियल एस्टेट या अपना किसी भी इंडस्ट्री को जाके वहाँ पे लगाएगा। तो वहाँ पे पहले सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है कि वो सिस्टम से जाएगा लोग। तो वहाँ सबसे बड़ी सिस्टम की ज़रूरत है, वो सिस्टम बनाए, फिर हम नहीं, सब कोई जाएगा वहाँ पे। क्राइम कहीं इसका सबसे बड़ा एक रूड़ा है? बहुत सारे मुद्दा है, क्राइम का है, प्रशासन लेवल का है, किसी चीज़ का गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे कई सारे मुद्दे जो उसे मिलना चाहिए, तो सब सारे बिजनेसमैन जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बिजनेसमैन का तो यही रहता है कि हम अगर 2 पैसे लगाएं या थोड़ा मेहनत करें तो हमें कुछ अर्निंग हो, 100% जाएंगे। आज सच में झा होम्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री में किसी नाम का मोहताज नहीं रहा है। इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि आज आपने जितेंद्र कपूर जैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। आपका खुद का इंडिया के कई सारी जगहों पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो किस तरह आपने इस छोटे से झा होम्स को आज इतना बड़ा ब्रांड बनाया? नहीं, ये देखिए, ये सिर्फ मेरा ब्रांड नहीं है, ये हमारे कस्टमर्स का देन है, हमारे डेवलपर्स का देन है, जो इन्होंने हमको मौका दिया। आज जितेंद्र कपूर जी ने हमको मौका दिया, या कोई बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो हमको मौका दिया, जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। ये हमने तो कोई गांव से लेके आया नहीं था, और हम उम्मीद करते कि और भी बेहतरीन काम करेंगे, और भी ऊपर तक जहाँ तक हम पहुँच सके वो जाएंगे। अच्छा, एक किस्सा याद आता है, फेसबुक पे काफी वायरल भी हुआ था उसमें। जितेंद्र कपूर जी ने आपके लिए वोट मांगा था, जनता से अपील की थी, इसके बारे में क्या कहना है? अरे, हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उनका, और सच में जो मुझे प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं, मैं हमेशा और हमेशा उनका ऋणी रहेंगे, और हमेशा कोशिश करूँगा कि जो मैं उनके लिए बेहतर काम कर सकता हूँ वो हमेशा करूँगा। अब सवाल ये है कि मीरा भाईंदर की राजनीति में तो आप उतर चुके हो, तो मीरा भाईंदर की राजनीति को लेके आपका क्या विचार है? कब एंट्री करने वाले हो आप? सीधा सवाल। देखिए, मीरा भाईंदर की राजनीति बहुत ही अलग है। जैसे बिहार की राजनीति बोलते हैं ना, बहुत अलग है, वैसे हम कंपेयर टू दूसरे मेट्रो सिटी में जो ये जगह है मीरा भाईंदर, ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है राजनीति के हिसाब से, और बहुत उलट फेर होता रहता है यहाँ पे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में अगर भगवान ने चाहा तो बहुत मजा आएगा यहाँ पे राजनीति करने में। चलिए, अच्छी बात है कि आपको सच में मीरा भाईंदर की राजनीति में इंटरेस्ट है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप राजनीति में आए। ठीक है, इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम एक नए शख्स के साथ, एक नई खट्टी मीठी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।